हाय गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में आज मैं डिस्कस करूंगा कि लास्ट के जो 5 मंथ्स रह गए हैं आपके नवंबर 26 एग्जाम में, उसको आपको किस तरीके से प्लान करना चाहिए जिससे आप जो है अपना सिलेबस अच्छे तरीके से रिवाइज कर पाएं और अपने टाइम का जो है बेटर यूटिलाइजेशन आप कर पाएं। अलग अलग केसेस मैं बना के लाया हूं आपके लिए कि अगर आपकी क्लासेस पेंडिंग है अभी भी तो आपको क्या करना चाहिए, क्लासेस आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं तो आपको क्या करना चाहिए, क्लासेस आपने करी तो है लेकिन अच्छी तरीके से नहीं करी तो आपको उस केस में क्या करना चाहिए। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होने वाली है। और नवंबर 26 में अगर आपका अटेम्प्ट है तो आगे बढ़ने से पहले इस कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके मैनिफेस्ट कीजिएगा, अपना नाम लिखिए, उसके आगे सीए लगाइए और लिखिए कि आई विल क्लियर दिस इन नवंबर 26 एग्जाम। क्योंकि मेरा मानना है जितना आपके माइंड में क्लैरिटी होगी उतना ही ये रिवीजन फेज है जो आपका वो बहुत आसान और बहुत अच्छा रहने वाला है। ठीक है, अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी हेल्पफुल वीडियोस, हेल्पफुल कंटेंट आता रहेगा। और टेलीग्राम चैनल भी है मेरा, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। उसमें भी काफ़ी हेल्पफुल रिसोर्स मैं डालता रहता हूँ, काफ़ी हेल्पफुल चीज़ें मैंने डाली हैं, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, काफ़ी बेनिफिट रहने वाला है। ठीक है, तो ये ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको जो लास्ट के 5 महीने उसमें आपको किस तरीके से चलना है वो मैं आपको बताऊंगा। और इसके वीडियो के बाद मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये वीडियो पूरा एंड तक सुनिए। उसके बाद आप जो है प्लान अपना खुद तैयार कीजिए, क्योंकि प्लान जो आपका है वो आपकी प्रिपरेशन के बेस पे तैयार होगा और हर एक स्टूडेंट की प्रिपरेशन अलग अलग तरीके से अलग अलग फेज में है। तो आप खुद ही जितना आप प्लानिंग अच्छी तरीके से करेंगे उतना बेटर रहेगा। तो पहली चीज मैं बात करता हूँ कि अगर आपकी क्लासेस पेंडिंग है तो आपको क्या करना चाहिए। मैं आपको एक चीज कहूंगा कि आपको सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि इमीडिएटली आपको तत्काल प्रभाव से ये क्लासेस जो है आपको सबसे पहले कंप्लीट करनी है। आपको कोई भी सब्जेक्ट आपको अभी रिवाइज करना स्टार्ट नहीं करना है, क्लासेस पहले आप कंप्लीट करो। इसमें आपको क्या करना है कि आप अगर 10 से 12 घंटे का आपको कम से कम टारगेट करके चलना पड़ेगा। 10 से 12 घंटे आपको दिन में पढ़ाई में लगाने पड़ेंगे। अगर आप फॉर एग्जाम्पल आप 10 घंटे दे रहे हो तो पहले के फर्स्ट के जो 8 आवर्स हैं उसको आपको जो है क्लास में अपना क्लासेस करनी है। जितनी आप लेक्चर्स कर पाओ इस 8 घंटे में तो आपको वो करना है। फिर बाकी जो 2 घंटे बाकी रह गए हैं इसमें आपको जो क्लासेस में आपने किया है उसको आपको रिवाइज करना है। ठीक है, रिवाइज करना इसलिए ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है क्योंकि आपने लेटेस्ट चीज़ें आपने लेटेस्ट क्लास में पढ़ा है, वो चीज़ आप अगर तुरंत रिवाइज कर लोगे तो वो आपके माइंड में बैठ जाएंगी और उसके आपको दोबारा की मेहनत बच जाएगी। आप समझो इसको, आप फर्स्ट रीडिंग ही मान के चलो, इसको ये मत समझो कि मुझे इसके बाद भी फिर फर्स्ट रिवीजन करना है, ऐसा नहीं। साथ साथ रिवाइज करते चलो तो आपका फर्स्ट रिवीजन का जो है समय बचता जाएगा और फिर जो आपका वो समय आपका फिर बाकी का समय अगले जो दूसरे सब्जेक्ट है उसमें काम में आएगा। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लासेस पेंडिंग है तो ये अप्रोच आपको अपनाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब दूसरी बात आती है कि अगर आपकी क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं, ऑलरेडी आप क्लासेस करके बैठे हो, तो मैं बता दूं भाई आप बहुत अच्छे सिचुएशन में हो। 5 महीने हैं आपके पास, 5 महीने में मतलब इजिली बोथ ग्रुप आप क्लियर क्रैक कर सकते हो। मैं ये भी अब यहाँ भी बता देता हूँ कि अगर क्लासेस पेंडिंग है और आपकी क्लासेस कंप्लीट है तो क्या करना चाहिए आपको, बोथ ग्रुप आपको देना चाहिए नहीं देना चाहिए। मैं ये चीज़ आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि स्टूडेंट नहीं डिसाइड कर पाते फर्स्ट फेज में कि मतलब बोथ ग्रुप दें कि सिंगल ग्रुप दें। वो चीज़ आपका क्लासेस ही इम्पैक्ट करेगी आपका। अगर क्लासेस आपकी जितनी देर होंगी तो उतना आपका जो है बोथ ग्रुप फर्स्ट सिंगल ग्रुप में शिफ्ट होता जाएगा। तो अगर आपकी क्लासेस पेंडिंग है और ये क्लासेस अगर आपकी टारगेट मान के चलो आप नवंबर 26 का एग्जाम दे रहे हो आप, तो 3 महीने एटलीस्ट पहले आपकी क्लासेस हो जानी चाहिए। 3 महीने पहले मतलब 31 जुलाई तक आपकी जो है क्लासेस आपकी हो जानी चाहिए। 31 जुलाई तक अगर आपकी क्लासेस हो जाती हैं तो मैं आपको यही कहूँगा कि बोथ ग्रुप आप दो। और क्लासेस अगर आपकी कंप्लीट हैं तो 5 महीने आपके पास ऑलरेडी, 5 महीने में तो आपको किसी भी कीमत पर बोथ ग्रुप देना ही देना है। आपको समझो 5 ग्रुप बहुत होते हैं, 5 ही सब्जेक्ट आपको रिवाइज करने हैं। आईबीएस छोड़ दो तो 5 सब्जेक्ट ही आपको रिवाइज करने हैं। आईबीएस को मैं एक सब्जेक्ट मानता ही नहीं हूँ। ठीक है ना। और अब बात करते हैं कि तीसरी कि यार आपने क्लासेस कर तो ली हैं लेकिन क्लासेस अच्छी तरीके से नहीं, मतलब आपने नोट्स प्रिपेयर नहीं करे। जब आपने क्लासेस करी तो उनको अच्छे तरीके से रिवाइज नहीं किया और जो अलग अलग तरह की चीज़ें हैं आपने, मतलब सिंपल सी बात है आपकी क्लास प्रॉपरली नहीं हुई है। तो मैं आपको एक चीज़ कहूँगा कि आपको सबसे पहले ये एनालाइज करना है कि क्या आप उस जो आपको जिस भी सब्जेक्ट में ये दिक्कत आ रही है, क्लासेस आपको चीज़ें रिकॉल नहीं हो रही, प्रॉपरली आप चीज़ नहीं करी है आपने क्लासेस में, तो वो क्या चीज़ आप रिवीजन वीडियोस से आप उसको कवर अप कर सकते हो। अगर आप रिवीजन वीडियोस से उसको कवर कर सकते हो तो रिवीजन वीडियोस से उसको कर लो। नहीं तो अगर फिर भी रिवीजन वीडियोस से नहीं हो रहा है तो मैं आपको ये कहूँगा कि
आप फास्ट ट्रैक जो बैचेज़ हैं वो ले लो उस सब्जेक्ट का, वो चीज़ ज़्यादा बेनिफिट रहेगी। एक सब्जेक्ट आप चाहो तो साथ-साथ रिवाइज़ करते रहो। एक सब्जेक्ट थ्योरी सब्जेक्ट उठा लो, उसको रिवाइज़ करते रहो और अपनी क्लासेस करते रहो, क्योंकि फिर आप आगे जाके ये आपको ये फ़ील नहीं होना चाहिए, काश मैं क्लासेस कर लेता उस समय अच्छे से, मतलब थोड़ी चीज़ें बेटर हो जाती। और अगर आपको क्लासेस करनी तो अभी आपके पास समय है, फास्ट ट्रैक बैचेज़ आप ले लो, उसको आप कर सकते हो। ठीक है ना? तो ये तो रहा क्लासेस अगर आपकी पेंडिंग है तो आपको क्या करना चाहिए, क्लासेस अगर आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं तो क्या करना चाहिए, और ये चीज़ मैंने बताई। तो एक तरीके से आप यही मान के चलो कि आपकी यहाँ ये फर्स्ट केस में यहाँ फ़ॉल करते हो, थर्ड केस भी फर्स्ट केस में फ़ॉल करता है। तो आपको ये, अगर आपका ये केस है, तो आपकी अगर 31 जुलाई तक क्लासेस कंप्लीट हो जाती हैं तो आप बोथ ग्रुप के लिए जाओ, नहीं होती तो आप सिंगल ग्रुप के लिए जाओ। अब मैं आपको बता दूँ कि ये चीज़ सिंगल ग्रुप और बोथ ग्रुप आपकी क्लासेस पे ही डिपेंड करता है कि क्लासेस आपको कैसे, कब तक कंप्लीट हो रही हैं, ठीक है? टारगेट आपका क्या होना चाहिए? टारगेट कंप्लीशन का 31 जुलाई तक, मैं बता दूँ, अगर 31 जुलाई तक आपकी क्लासेस कंप्लीट हो जाती हैं, तो 3 महीने जो है आपका रिवीजन में मिलेगा, सफिशिएंट है। 3 महीने आपको फिर मैं कहूँगा कि बोथ ग्रुप के लिए जाओ। अगर 3 महीने से कम का आपके पास समय है, तो मैं कहूँगा फिर सिंगल के लिए जाओ, ठीक है? ये आपको क्लैरिटी माइंड में रखनी है कि 3 महीने से अगर कम समय है मेरे पास, सिंगल देना है, 3 महीने उससे ज़्यादा है तो मुझे बोथ ग्रुप देना है। टारगेट आपका 31 जुलाई तक क्लासेस मैंने बता दी है कि हो जानी चाहिए, तभी आप 3 महीने के लिए एलिजिबल हो जाओगे और क्लासेस आप बोथ ग्रुप फिर दे सकते हो। अब नंबर ऑफ रिवीजन आपको कितने टारगेट करने चाहिए? देखो, अगर आपकी, मैं कहता हूँ 5 महीने आपकी पूरे बाकी हैं, आपकी क्लासेस पूरी हो चुकी हैं, तो आपको कम से कम 3 रिवीजन जो टारगेट करके चलना चाहिए, 3 रिवीजन एटलीस्ट आराम से हो जाएँगे। आप ये समझो ना कि आपको, मैं बता दूँ किस तरीके से आपको करने चाहिए। एक सब्जेक्ट भी, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मानता हूँ कि आप एएफएम उठा के चलो, तो एएफएम को आप 5 सब्जेक्ट हैं आपके पास, मैंने एएफएम यहाँ पे लेके चल रहा हूँ। फर्स्ट रिवीजन जो आप करोगे, वो आपका 15 दिन लेगा। फिर फॉर एग्ज़ाम्पल दूसरा रिवीजन आप करोगे, तो आपका वही चीज़ आप 10 डेज़ में आप रिवाइज़ कर लोगे। थर्ड रिवीजन आप करोगे, तो वही चीज़ आप जो है 6 दिन या 5 दिन में आप रिवाइज़ कर लोगे। तो आप अगर इस चीज़ को आप कैलकुलेट करके चलो, तो एक सब्जेक्ट आपका 1 महीने से ज़्यादा का समय नहीं ले रहा है। ठीक है? हो सकता है आप किसी सब्जेक्ट में 15 दिन की जगह आप 18 दिन भी दे सकते हो। एएफएम में आप 15 दिन की जगह 12 दिन दे दो। ऑडिट जैसे सब्जेक्ट में आप 15 दिन की जगह 18 दिन दे दो। तो ऐसे आप ऊपर-नीचे कर सकते हो। लेकिन आपका एक सब्जेक्ट जो है, मतलब मैं मान के चलूँ 3 रिवीजन आपके आराम से हो जाएँगे। ये सिंपल सी कैलकुलेशन है, जितने सब्जेक्ट हैं आपके पास, 5 महीने हैं, तो 5 महीने को मतलब 5 सब्जेक्ट से डिवाइड कर दो, 1-1 महीना हर सब्जेक्ट निकल के आ रहा है। आईबीएस को अलग-अलग अगर हटा के चलूँ तो मैं, एक-एक सब्जेक्ट को 1-1 महीना आप दे सकते हो, तो इस तरीके से आपको प्लानिंग करके चलनी है। ठीक है? 3 रिवीजन आराम से हो जाएँगे, और अगर आपकी क्लासेस 31 जुलाई तक खत्म हो जाती हैं और आप बोथ ग्रुप के लिए आप डिसाइड करते हो, तो आपको क्या करना है कि 2 रिवीजन तो कम से कम टारगेट करके ही चलना है। 2 रिवीजन एटलीस्ट होने ही चाहिए। 2 रिवीजन अगर आपके हो जाते हैं, तो ही आपको बोथ ग्रुप देना है। क्योंकि पहले रिवीजन में तो चीज़ें रिकॉल ही नहीं होती, दूसरे रिवीजन में चीज़ें ध्यान आना चालू होती हैं। तो इसलिए आपको 2 रिवीजन तो करना ज़रूरी है। फिर तीसरा रिवीजन आपका जो है एग्ज़ाम से पहले हो जाएगा, 1.5 डेज़ में। तो इस तरीके से आपको प्लानिंग करके चलनी है। ठीक है? और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई स्टूडेंट है, डिसाइड करता है कि मेरा, मतलब क्लासेस तो मेरी 31 जुलाई से बहुत पहले ही खत्म हो जाएँगी, लेकिन देना मुझे एक ही ग्रुप है। तो मैं आपसे एक ही चीज़ कहूँगा, बहुत बढ़िया डिसीज़न है। आप अगर एक ग्रुप देना चाह रहे हो, एक ग्रुप दो, 2 ग्रुप देना चाह रहे हो, 2 ग्रुप दो। वो आपका डिसीज़न है। फोमो में कभी मत जाना कि मेरा फ्रेंड तो है 2 ग्रुप दे रहा है, तो मैंने आज डिसाइड किया है कि मैं सिंगल ग्रुप दे देता हूँ। फिर मेरे फ्रेंड से बात हुई तो उसने कहा कि बोथ ग्रुप देने चाहिए, तो मैं फिर बोथ ग्रुप कर देता हूँ। फिर इस चीज़ में आपका क्या होगा कि आप बुरी तरीके से फँस जाओगे। एक ग्रुप भी फिर आपका अच्छे तरीके से प्रिपेयर नहीं होगा। इसलिए जो भी आप डिसाइड कर रहे हो, उस पे स्टिक रहो, उसी को आगे लेके चलो। फिर आपका एक टारगेट होना चाहिए कि अगर मैं एक ग्रुप करके चला हूँ, तो एक ग्रुप तो मेरा किसी भी हाल में क्लियर होना चाहिए। दूसरा ग्रुप मैं अगला जो एग्ज़ाम होंगे उसमें मैं क्लियर कर लूँगा। तो इस तरीके से माइंड में आपकी क्लैरिटी रहना बहुत ज़रूरी है। अभी से क्लैरिटी बना के चलो, ठीक है? अब कितने सब्जेक्ट आपको रिवाइज़ करने चाहिए? ये मैं बा मतलब पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि आपको 2 सब्जेक्ट रिवाइज़ करना चाहिए। पहला थ्योरी सब्जेक्ट रिवाइज़ करो, और फिर नेक्स्ट पार्ट में आप जो हाफ आपका नेक्स्ट हाफ है, उसमें आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट रिवाइज़ करो। लेकिन बहुत से स्टूडेंट हैं, उनको एक ही सब्जेक्ट जचता है, तो आप एक ही सब्जेक्ट रिवाइज़ करो। वो आपके ऊपर सूट करता है। इसलिए मैंने कहा ना, ये जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ, इसको आपको खुद अपने से प्लान करना है। इसमें मतलब हर स्टूडेंट की सिचुएशन अलग है, उसका मतलब माइंडसेट अलग है, हर उनका जो अप्रोच है वो अलग है। तो इसको प्लानिंग आपको खुद ही करनी है। मैं आपको इनपुट जो ओवरऑल चीज़ है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है?
मैं क्या करता था कि मैं फर्स्ट हाफ थ्योरी सब्जेक्ट को देता था, सेकंड हाफ मैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को देता था। क्योंकि मेरा अप्रोच ये था, मुझे ये चीज़ लगती थी कि अगर मैं 2 सब्जेक्ट अगर नहीं कर रहा हूँ, तो मैं थ्योरी सब्जेक्ट अगर टच में नहीं रख रहा हूँ, तो वो थ्योरी सब्जेक्ट मैं फिर मेरे लिए वो रिकॉल करना मुश्किल हो जाता था। और होप सो आप मेरी बात से एग्री करते होंगे बहुत से स्टूडेंट, क्योंकि थ्योरी सब्जेक्ट में हम ऑडिट जैसे सब्जेक्ट में ये फील करते हैं कि अगर हम उसको मतलब 10-15 दिन से ज़्यादा अगर उसको ना पढ़ें, बिल्कुल अनटच ही रहने दें, तो वो फिर चीज़ें हमें वो रिकॉल करना मुश्किल हो जाता है। तो ये तो बात रही कि आपको कितने सब्जेक्ट एक दिन में रिवाइज़ करना चाहिए, वो मैंने आपको बताया। उस हिसाब से आप चल सकते हो, या जो आपको बेटर सूट करे उस हिसाब से भी आप चल सकते हो, वो आपका चॉइस है। वो आपका डिसीजन है, वो आपको खुद ही लेना है, ठीक है? अब बात करते हैं कि आपको कोई भी सब्जेक्ट जब आप पहला रिवीजन आप करने जा रहे हो, तो उसको आपको कैसे रिवाइज़ करना है या फर्दर रिवीजन भी आपको कैसे करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एफआर का सब्जेक्ट उठाया, तो एफआर का आप पहला रिवीजन करने जा रहे हो, तो एफआर में आपको ऑब्वियस सी चीज़ है कि आपने साल भर पहले, कई महीने पहले आप उसकी क्लासेस करी होंगी, तो आपको चीज़ें रिकॉल नहीं होंगी। सबसे बेस्ट अप्रोच है कि फर्स्ट रिवीजन जब भी आप करो, तो आप रिवीजन वीडियोज़ आप देखो, कि रिवीजन वीडियोज़ से क्या होगा कि आपका जो भी आपको चीज़ें हैं वो रिकॉल हो जाएँगी अच्छे तरीके से। रिवीजन वीडियोज़ बेस्ट ऑप्शन है, आपको सारे कॉन्सेप्ट आपको रिकॉल अच्छे तरीके से हो जाएँगे। और जो भी उस रिवीजन वीडियोज़ में क्वेश्चन अगर कराए गए हैं, तो क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस अच्छे तरीके से करो। क्वेश्चन की राइटिंग प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, राइटिंग प्रैक्टिस मैंडेटरी है। जो भी क्वेश्चन कराए गए हैं, उसको आप खुद से लिख के देखो। जितनी राइटिंग प्रैक्टिस करोगे, एट द एंड आपको एग्ज़ाम में राइटिंग प्रैक्टिस ही मतलब काम दिलाएगी, और पेपर आपको लिखना ही है, हाथ से लिखना है आपको पेपर। तो वही चीज़ आपको काम में आने वाली है। इसलिए राइटिंग प्रैक्टिस मस्ट है, मस्ट है। ठीक है? अब आपने यहाँ पे क्वेश्चन किए, तो अब आप गए सेकंड रिवीजन में। सेकंड रिवीजन में आपको क्या किया, आपने रिवीजन वीडियोज़ का आपको यहाँ पे यूज़ नहीं करना। आपको रिवीजन वीडियोज़ तभी आप यूज़ करो, जब आपका जो है कोई चीज़ रिकॉल नहीं हो रही है। रिकॉल ना हो तभी आप, कोई कॉन्सेप्ट आपको रिकॉल करने में दिक्कत हो रही है, तो तभी आप जाके रिवीजन वीडियोज़ उसका यूज़ करो। आपने यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट रिवीजन में जो किए, तो आपने मार्किंग कर रखी होगी कि ये क्वेश्चन मुझे आसान लगा, ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है। तो डिफिकल्ट क्वेश्चन आपने जो मार्किंग कर रखी होगी, वही आपको यहाँ पे सेकंड रिवीजन में करना है। फिर थर्ड रिवीजन में आपको क्या करना है, सेम चीज़ फॉलो करनी है, जो सेकंड रिवीजन में आपने मार्क करा हो, तो वो आपको थर्ड रिवीजन में आपको करना है। ऐसे ही आपको फिर 1.5 डेज़ के लिए भी आपको यही करना होगा, कि आपने थर्ड रिवीजन तक जो भी चीज़ें आपने मार्क करी होंगी कि मुझे 1.5 डे के लिए टारगेट करना है, वही चीज़ आपको 1.5 डे में रिवाइज़ करनी है। इस तरीके से आपका रिवीजन होना चाहिए, तब आपको जाके जो इतना बड़ा सिलेबस है, आपको उसको रिड्यूस कर पाओगे, और तब जाके 1.5 डे में आप पूरा सिलेबस रिवाइज़ कर पाओगे। नहीं तो आपको जो चीज़ें कट शॉर्ट तो करनी पड़ेंगी। आप एक-एक क्वेश्चन सारा चीज़ें आप रिवाइज़ नहीं कर सकते। आपको मतलब चीज़ें जो इर्रेलेवेंट चीज़ें हैं, उसको आपको हटाना पड़ेगा। उसको आपको, जो रिपीटेड क्वेश्चन है उसको आप हटाते चलो, और जो क्वेश्चन आपके एक-एक बार में होते जा रहे हैं उनको हटाते चलो, क्योंकि इतना समय आपके पास 1.5 डे में नहीं होगा। ठीक है ना? तो इस तरीके से आपको प्लानिंग करनी है। अब मैं मतलब आपको किस तरीके से आईबीएस के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। आईबीएस क्योंकि इस समय बहुत पैनिक क्रिएट करता है स्टूडेंट के बीच में, तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो लेके आऊँगा। अभी आपको आईबीएस की टेंशन नहीं लेनी। आईबीएस का जनरली क्या होता है, स्टूडेंट लास्ट के जो 1 डेढ़ महीने 2 महीने पहले ही प्रिपेयर करना चालू करते हैं, तो तब ज़रूरत होगी मैं आपको वीडियोज़ डाल दूँगा, और वीडियो ऑलरेडी मैंने डाल रखी हैं। वीडियो इस चैनल पे हैं पहले से, कि किस तरीके से आपको आईबीएस से अप्रोच करना चाहिए। अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हैं तो सिंगल ग्रुप, अगर सेकंड ग्रुप दे रहे हैं तो आपको किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए, ऑलरेडी वीडियो हैं। और जब एग्ज़ाम नियर आएँगे तो मैं अलग से और कोई गाइडेंस की ज़रूरत होगी तो वो मैं आपको बताता जाऊँगा, ठीक है? फिर आपने मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। कोई मॉक टेस्ट आप जितना भी आप रिवीज़न कर रहे हो, उसको आप मतलब आप वो चीज़ आपकी ग्रिप में आ रही है, नहीं आ रही, वो सबसे बढ़िया तरीका होता है मॉक टेस्ट से टेस्ट करने का। आपकी राइटिंग स्पीड कितनी है? आप मतलब 3 घंटे में पूरा पेपर सॉल्व कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो? आप कहीं ऐसा तो नहीं कि एग्ज़ाम में आपका 3 घंटे में पूरा पेपर ना सॉल्व हो, तो उसको चेक कैसे किया जाए? सबसे बढ़िया तरीका है मॉक टेस्ट का। मॉक टेस्ट आप दो, मैं कहता हूँ 1 मॉक टेस्ट दो, देना चाहिए आपको, फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक-एक चैप्टर आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, वो नहीं देना चाहिए। 1 मॉक टेस्ट दो, अच्छे तरीके से दो, पूरा रिवीजन आपका जब हो जाए, पूरा सिलेबस तैयार हो जाए, तब मॉक टेस्ट दो। और आईसीआई का मॉक टेस्ट आप दे दो, या किसी और का दे दो जो आपका बेस्ट हो। मैं कहूँगा आईसीआई का मॉक टेस्ट दो, सबसे बेस्ट होता है। उसको डाउनलोड कर लो, उसको खुद आप जो चीज़ें क्वेश्चन है उसके सॉल्व करो उसको पूरा, और जो फिर इवैल्यूएट करो कि उन्होंने किस तरीके से फ्रेम करी क्वेश्चन की, और आप कहाँ पे लैग कर रहे हो। तो सबसे बढ़िया चीज़ है, इसी तरीके से आप मॉक टेस्ट दे सकते हो। अब बात आती है कुछ बोनस टिप्स मैं आपको बताता हूँ, कि आप ऐसा नहीं करना चाहिए आपको फर्स्ट रिवीजन से, कि आप सिलेबस पूरा रिवाइज़ ही नहीं कर रहे हो। आपके पास अभी बहुत समय है, 5 महीने से ज़्यादा का समय बाकी है। 5 महीने से 5-10 दिन ज़्यादा ही बाकी है आपको। तो आपको पूरा सिलेबस अच्छी तरीके से रिवाइज़ करना चाहिए। आपको टारगेट ये होना चाहिए
क्योंकि इंस्टीट्यूट जिस तरीके से पेपर पूछ रहा है ना, वो कहीं से भी पूछ सकते हैं पेपर, और आप तय नहीं कर सकते कि ये चीज़ मैं अगर छोड़ के गया और वो चीज़ फिर अगर आप ये समझो एग्ज़ाम में आ गई, तो आपको बहुत रिग्रेट फ़ील होगा। इसलिए मैं कहता हूँ अभी आपके पास समय है, तो आईसीएआई के स्टडी मॉड्यूल आप अच्छे से करके जाओ, पास्ट ईयर क्वेश्चंस अच्छे से करके जाओ, एमटीपी अच्छे से करके जाओ, आरटीपी अच्छे करके जाओ। एमटीपी में बता दूं, एमटीपी आपको पुरानी नहीं करनी चाहिए। अगर आपके क्वेश्चन बैंक जो आप कर रहे हो उसमें अगर दे रखी है तो आप बढ़िया है, नहीं दे रखा और तो मैं आपको कहूंगा एमटीपी आरटीपी दोनों के लिए कहूंगा ज्यादा पुरानी नहीं करनी। आपको पास के 2-3 जो अटेम्प्ट है उसकी आपको उठानी है, एमटीपी आरटीपी ज्यादा नहीं करनी। अगर क्वेश्चन बैंक में पहले से कवर है तो आप पूरी करके चलो, क्वेश्चन बैंक में ऑलरेडी अगर पहले से कवर हो रखी है तो ठीक है। इस तरीके से आपको चलना है, कोई सिलेबस मत छोड़ के चलो। मैं आपसे कहता हूँ कि अगर आप कोई चीज़ छोड़ के जा रहे हो, तो फिर वो चीज़ आपको बहुत रिस्की चीज़ है। अभी से कोई चीज़ मत छोड़ो। मतलब आपके पास समय ना हो तो बात अलग है, समय है आपके पास, पूरा अच्छी तरीके से रिवाइज़ करके चलो। और हमेशा एक चीज़ माइंड में रखना, जब जो आप रिवीजन करते समय, कि आप लास्ट के 1.5 डेज़ के लिए प्रिपेयर करके चल रहे हो। अगर आप लास्ट के 1.5 डेज़ में अपना रिवीजन पूरा सिलेबस रिवाइज़ नहीं कर पाए, तो आपके लिए पहला आपने कितनी भी मेहनत करी हो वो आपकी बेकार चली जाएगी। इसलिए शुरू से आपको मार्किंग करके चलनी है, आपको चीज़ें सॉर्टिंग करके चलनी है, तो वो चीज़ जाके तब आप जो है लास्ट तक आप 1.5 डेज तक रिवाइज़ कर पाओगे। ले मैंने जो चीज़ बताई ना आपको किस तरीके से रिवीजन करना है, वो चीज़ आपको बहुत हेल्पफुल करेगी कि 15 दिन में रिवाइज़ करो, फिर 10 दिन में करो, फिर 6 दिन में करो, तब आप जाके फिर 1.5 डेज़ में आप कर पाओगे। ठीक है ना? उसी तरीके से आपको करना है। और ये मतलब मैं देखता हूँ बहुत से स्टूडेंट 1.5 डेज़ में पैनिक क्रिएट हो जाता है उनके बीच में, कि वो मतलब सिलेबस ही पूरा नहीं करके जा पाते और फिर चीज़ें छूट जाती हैं। फिर आप सिलेबस ही नहीं पूरा करके जाओगे तो आप सोचो 100 मार्क्स का आप कैसे पेपर अटेम्प्ट करोगे? ठीक है ना? तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना। और खुद पे विश्वास रखो, खुद पे पूरा भरोसा होना चाहिए आपका कि आप जो भी मेहनत कर रहे हो, वो अच्छे तरीके से आप कर रहे हो, इतनी एनर्जी आप लगा रहे हो, अपना इतना टाइम दे रहे हो, तो भगवान सब अच्छा करेंगे। कंपैरिज़न मत करो किसी से कि वो ऐसा कर रहा है, वो वैसा कर रहा है, मतलब उसका तो 2 रिवीज़न हो गए, मेरा 1 भी रिवीज़न नहीं हुआ। कोई कंपैरिज़न करने की ज़रूरत नहीं है। जितना आप कंपैरिज़न करोगे उतना आपका प्रेशर बिल्डअप होगा। अपने पे फ़ोकस करो कि मैं जिस तरीके से मैं प्लान अपना बनाया, उस प्लानिंग के हिसाब से मुझे आगे बढ़ना है, उसी प्लानिंग के हिसाब से मुझे सारी चीज़ें अपनी कवर करनी है। पहले क्या करो, आप 5 महीने का प्लान बनाओ कि इतना-इतना टाइम आप इस सब्जेक्ट को दोगे। फिर आप रोज़ का प्लान बनाओ कि मतलब कल आपको जो चीज़ रिवाइज़ करनी है, आज वो रोज़ नोट करके चलो कि मुझे कल ये चीज़ रिवाइज़ करनी है, ये टॉपिक रिवाइज़ करना है। ठीक है? ऐसे-ऐसे आप करके चलोगे तो आपकी चीज़ें अच्छी, मतलब बिना टेंशन के आपकी चीज़ें अच्छी होती जाएँगी और आपको किसी से फिर कोई कंपेयर करने की ज़रूरत भी नहीं है। और कंपेयर करना भी मैं आपको यही कहता हूँ, कंपेयर मत करो। वही सबसे बेस्ट तरीका है, अपने पे फ़ोकस रखो बस। ठीक है ना? तो यही चीज़ें थी जो मुझे आपको बतानी थी नवंबर 26 एग्ज़ाम के लिए। आपको मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ें जो पॉइंटर्स थे वो मैंने आपको बताए। इसी के हिसाब से आप अपनी प्लानिंग करके चलो। रिवीज़न आपको प्लान करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप रिवीज़न की अगर अच्छी तरीके से प्लानिंग नहीं करेंगे, तो आपका जो सिलेबस है वो पूरा रिवाइज़ नहीं होगा। इसलिए मैंने जो भी आपको पॉइंटर्स बताए, इनको आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। इसी तरीके से आगे बढ़िएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। और आप अगर इस वीडियो में अभी तक जुड़े हुए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी हेल्पफुल वीडियोज़ और आती रहेंगी। और कमेंट सेक्शन में आप कोई भी अगर डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप मुझसे टेलीग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं, लिंक्डइन पे आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपको डाउट हो, आप बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है? तो इस वीडियो में बस इतना ही। और ऐसे ही बने रहिए और पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए। ठीक है ना? तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू ऑल, बाय बाय।